तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन पढ़ रहे थे, ठीक है भाई। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। कितनी होती थी? 4 होती थी। पहली कौन सी थी? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है भाई। पहली कौन सी थी? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी कौन सी थी? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी कौन सी थी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी कौन सी थी? ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथी कौन सी थी? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है भाई। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। ऐसे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं? अणुसंख्या गुणधर्म वो कहलाते हैं। अब उनमें से पहली अपन ने पढ़ ली थी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। क्या था? पी नोट माइनस का पी एस ओवर पी नोट, पी नोट माइनस का पी नोट ओवर पी एस पी नोट। इसको अपन ने क्या कहा था? इसको कहा था वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको अपन ने कहा था। किसके इक्वल था? ये मोल फ्रैक्शन के इक्वल था। किसके? सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल था। सिमिलरली अब अपने को दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, जिसका नाम क्या है? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन। इसको क्या हो गया? क्वथनांक में उन्नयन। तो अब अपन अपनी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। देखो भाई, दूसरी और तीसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, ठीक है। दूसरी और तीसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज होने में नहीं है, ठीक है। तो पहले हम दूसरी पढ़ लेते हैं, तीसरी आप खुद कर लोगे एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं करना आपको। दूसरी कौन सी है? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन। अब देखो उन्नयन बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको इनका भी पता होना चाहिए इलिवेशन का मतलब क्या होता है। क्वथनांक में उन्नयन देखो इसका मतलब क्या है। वही अपन तो एक चित्र है उसको बना के समझते हैं बार बार। सबसे पहले आप यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लो, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट ले लो आप, जिसके कैपिटल मोल एन आप ले रहे हो आप, ठीक है। ध्यान रखना, आपने एक वेसल्स लिया, क्लोज वेसल्स ले रखा है जिसमें प्योर सॉल्वेंट ले रखा है, जिसके कैपिटल एन मोल आपने उसमें ले रखे हैं, ठीक है। देखो भाई, और आपने क्या किया इसमें, और जो ये कैसा है? वोलेटाइल है। ये जो सॉल्वेंट है ये कैसा है? वोलेटाइल है, प्योर वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब सबसे ना वाष्पशील, ठीक है। ये सॉल्वेंट है। हमने क्या किया इसमें? नॉन वोलेटाइल क्या मिला दिया? सोल्यूट मिला दिया। और उसके कितने मोल? उसके इस मोल एन मोल अपने इसमें मिक्स कर दिए, ठीक है। अपने क्या कर दिए? मिक्स कर दिए। रिजल्टेंट आपको क्या मिला? सॉल्यूशन मिला। ये क्या मिला आपको? सॉल्यूशन मिला, ठीक है। ये तो आपका था सॉल्वेंट जिसके कैपिटल एन मोल्स थे। बीच में कौन आ गया? ये आपका है सोल्यूट, जिसके स्मॉल एन आपने यहाँ पे ले रखे हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर को तो अपन ने इसी डायग्राम से समझा था, वैसे ही आप अपने को इस डायग्राम से अपने को समझना है, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन, अब क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैंने जो माना है
इसका जो प्योर आपका सॉल्वेंट है इसका क्वथनांक मैंने मान लिया TB। क्या मान लिया? TB। और जो सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है आपका, ये क्या है? सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? T है। समझना ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन क्या है। जो TB है वो तो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है भाई। और T क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है भाई। ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ये किसका है? सॉल्वेंट का। अब देखो, आपने देखा होगा ना, बर्फ़ आइसक्रीम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं आइसक्रीम? जो पानी होता है आइसक्रीम बनाने के लिए, देखो बर्फ़ जमाने के लिए, आप ये देखो, बर्फ़ जमाने के लिए अगर पानी में आप थोड़ी बहुत नमक डाल देते हो तो कंपेरेटिवली बर्फ़ जल्दी जम जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो पहले बिल्कुल प्योर पानी था, आपने जैसे ही क्या डाला, सॉरी वो तो फ्रीजिंग का हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, आप तो आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? TB है। आपने जैसे ही इसको गर्म किया, थोड़ा बहुत भी गर्म किया, तो इसकी भाप बन जाएगी खूब सारी, इसकी वाष्पशील हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इसमें क्या मिला दिया? एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया, अवाष्पशील विलेय मिला दिया, तो जो सॉल्यूशन बना, अब उसको उबालना है आपको, ठीक है। अब क्या करना है? उसको उबालना है। तो उतनी ही वाष्प बनाने के लिए जितनी यहाँ पे, जैसे मान लो आपने इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया तो यहाँ पे बहुत सारे वाष्प के अणु बन गए। अगर आपने इस सॉल्यूशन को भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही गर्म करोगे तो उतने ज़्यादा वाष्प के अणु नहीं बनेंगे। कहने का मतलब, एक तो शुद्ध पानी को आप उबाल रहे हो, वो कितने पे उबलेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा। लेकिन अगर आप उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिला देते हो पानी में, फिर अगर आप उसको उबालोगे, तो अब उसको उबालने के लिए टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए। क्या चाहिए? टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो बताओ कि यहाँ पे कौन ज़्यादा है? T ज़्यादा या TB ज़्यादा? कौन ज़्यादा? T ज़्यादा, क्योंकि इसका जो क्वथनांक है वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा। इसको उबालने के लिए हमें टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? डेल्टा TB निकालनी है। मुझे क्या करना है? डेल्टा TB निकालना है। कैसे निकालोगे? T माइनस का TB, ऐसे तो निकालते हैं, T माइनस का TB। वेरी गुड। अब देखो, जो आपका राउल्ट्स लॉ था ना, वैसे ही ध्यान रखना, ये जो आपका चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आया है, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? P0 N/N, मतलब किसके प्रोपोर्शनल होता है? जो पीछे आपने पढ़ा था ना, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, उसके प्रोपोर्शनल होता है ये, ठीक है ना। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के होते थे, फिर आपने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया था, तो ये इसके प्रोपोर्शनल होते हैं, ध्यान रखना, राउल्ट्स लॉ के अनुसार। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ये जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आया है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? इसके प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान रखना भैया, ये आप ये रिलेशन आप इसको याद ही कर लेना आप। अब मुझे डेल्टा TB, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू P0 N/N, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अरे वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अपने क्या कहा था? कैपिटल N इज ग्रेटर देन स्मॉल n, देन n प्लस n इज इक्वल टू कैपिटल N लिखा था, पिछले बार देखना, ठीक है। क्या कहा? प्रोपोर्शनलिटी को उठाओगे, ठीक है। क्या किया आपने? प्रोपोर्शनलिटी को उठाया, तो क्या होगा? एक कोएफिशिएंट लग गया K, आ गया P0 N/N, इतना समझ में आ गया। अब इस n को खोल के लिख लेते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू KP0। n क्या है? स्मॉल n क्या है? सोल्यूट के मोल, और सोल्यूट के मोल कैसे निकालोगे? सोल्यूट का गिवन वेट अपॉन सोल्यूट का मोलिकुलर वेट। तो आप लिखोगे WB अपॉन MB इंटू MA/WA, ठीक है। ये कैपिटल N के बारे में हो गया। कैपिटल N क्या थे? सोलवेंट के मोल थे। ये क्या है? सोलवेंट के मोल। सोलवेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? A से। सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते थे? B से। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। अब मैंने यहाँ पे एक अजम्पशन माना है, वो ये माना है कि ये जो आपका है
के पी नोट इंटू एम ए, चूँकि के पी नोट के डॉट पी डॉट एम ए ये जो हैं तीनों का जो प्रोडक्ट है वो एक कैपिटल के इक्वल होता है, ऐसा अपन ने मानना है। ऐसा अपन ने मानना है कि के गुणा पी नोट गुणा एम ए इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, एक कैपिटल के इक्वल होगा। तो बताओ क्या होगा, इसलिए जो डेल्टा टी बी आपका आएगा वो क्या होगा, के मतलब कैपिटल के इंटू डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू क्या होगा 1 ओवर डब्ल्यू ए। ठीक है भाई, ओके। अब देखो यहाँ पे ज़रा सा आप थोड़ा सा साइड में और देखो, आपने ये कहा कि के इंटू पी नोट इंटू एम ए इज इक्वल टू क्या कहा, कैपिटल के का, और ये जो कैपिटल के है ना ये इक्वल होता है के बी अपॉन 1000 के। ध्यान रखना, ये जो कैपिटल के होता है ये किसके इक्वल होता है, के बी अपॉन 1000 के इक्वल होता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये जो आपका कैपिटल के है ये किसके इक्वल होता है, के बी अपॉन 1000 के ये इक्वल होता है। ओके ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, के बी अपॉन, सॉरी एक मिनट बस, ऐसा कुछ नहीं, देखो रे ये अपने पास आ गया। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और मान रहे हैं, लेट जो मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं डब्ल्यू बी और एम बी, ये सोल्यूट की मोल है क्या, इनको तो अपन ने 1 माना है, और जो सोलवेंट का वेट है उसको कितना माना है, अपन ने 1000 माना है। लेट डब्ल्यू बी ओवर एम बी इज इक्वल टू तो 1 एंड डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो क्या होगा, देन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ से देखो, ये क्या हो जाएगा, अपॉन 1000 हो जाएगा क्या भाई, डब्ल्यू बी बटे एम बी तो कितना हो गया, 1 हो गया, और 1/1000 तो क्या हो गया, k/1000, और ये जो k/1000 होता है ये इक्वल होता है किसके, के बी के। ये जो k/1000 होता है ये होता है किसके इक्वल होता है, के बी के इक्वल होता है। अगर आपको यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर आपको यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वाले k की, तो क्या कर दोगे, के बी इंटू 1000 आप कर दोगे। ठीक है भाई, वेरी गुड। अब क्या करिए आपने, इस वैल्यू को, इसको इक्वेशन कह दो आप, 1 कह दो, चलो कुछ भी कह दो, मैंने इसको 1 ही कहा है डायरेक्ट ही, इसको कहा है इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो यहाँ पे की वैल्यू पुट करोगे आप, क्या आएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, देखो भाई के की जगह क्या लिखोगे, के बी इंटू 1000 लिखवाएंगे ना, उसको बाद में लिख देंगे अपन, ठीक है, 1000 को बाद में लिखेंगे। क्या लिख रहा हूँ, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू, और क्या लिखोगे, 1/WA, और अब लिख दो आपका ये 1000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करके लिख दूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं इसको, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू 1000 ओवर WA। लिख सकते हैं क्या ऐसा, बोलो इसको लिख सकते हैं क्या ऐसा, वेरी गुड। अगर लिख सकते हैं तो बस काम हो गया आपका ख़त्म। यही आपकी आ गई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आपको कैलकुलेट करना था वो आपको मिल चुका है। जनरली क्या पूछा जाता है, आपको मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट पूछा जाता है, सब कुछ वैल्यू आपको गिवन होती है, क्या पूछा जाता है, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट पूछा जाता है। लेकिन ये डेल्टा टी बी भी आपको कैलकुलेट करना होता है। वो क्या देगा
कि एक सोलवेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, और तो ये कह देगा कि जो सोल्यूट है वो इतना अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, और जो सोलवेंट है वो इतने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो बताओ मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना होगा, एम भी पूछ लेगा आपको। उससे पहले देखो इस फॉर्मूले को आप ये बताओ मुझे तो कि मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, भाई ये क्या है, ये क्या है, ये मोलेलिटी है क्या, ये क्या है, मोलेलिटी है क्या, अरे है कि नहीं है, ये क्या है, मोलेलिटी है, ध्यान रखना, ठीक है। अरे वही तो लिखा था ना, 1000 या फिर 1 किलोग्राम में प्रेजेंट सोल्यूट के मोल्स की संख्या को क्या कहते हैं, मोलेलिटी कहते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, तो ये सोलवेंट ही तो है, उसका 1 किलोग्राम है ना। अगर किलोग्राम में लोगे तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, अगर ग्राम में लोगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या होगी, मोलेलिटी। तो हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ये एम क्या है आपकी, ये एम है आपका मोलेलिटी, और जो के बी है उसको बोलते हैं एब्लियोस्कोपिक स्कोपिक कांस्टेंट, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है भाई। एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट फिक्स होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो आपको लर्न ही करनी होती है। मैं आपको बता देता हूँ वाटर के लिए के बी की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है भाई। वाटर के लिए के बी की वैल्यू कितनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो लिख लो आप, वाटर के लिए जो के बी की वैल्यू होती है वो 0.52 होती है। लर्न कर लोगे, फॉर्मूले में सब कुछ दिया जाएगा। वाटर के लिए कई बार के बी की वैल्यू दे भी देता है, कई बार के बी की वैल्यू नहीं भी देता। फॉर वाटर फॉर H2O के बी इज इक्वल टू होता है 0.52, नोट लगा के लिख लेना भाई, पता होना चाहिए आपको। और इसके बाद में आएगा के एफ, उसकी वैल्यू होती है 1.56 के आसपास होती है, ठीक है। तो वाटर के लिए वो आपको लर्न होनी ही चाहिए। तो ये आपकी दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो खत्म होती है क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, जिसको आप कहते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मैंने इसका दूसरा फॉर्मूला बनाना चाहो तो बना सकते हो, वैसे तो इसका जो मेन फॉर्मूला हो तो वो क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। और जो तीसरे अपन पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फॉर्मूला पता है क्या होगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम, बस कुछ नहीं है। यहाँ से अगर मोलिकुलर वेट का आपको फॉर्मूला पूछे, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, तो आप कैलकुलेट कर लोगे के बी इंटू डब्ल्यू ए ओवर डेल्टा टी बी इंटू 1000 ओवर डब्ल्यू ए, सॉरी ये डब्ल्यू बी है, और ये किस में आना है, ग्राम में आना है, ठीक है भाई, वेरी गुड। ये लो, ये डब्ल्यू बी किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, बस ख़त्म। ये आपकी दूसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो ख़त्म हो गई है। अब अपन पढ़ते हैं तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ फटाफट, फिर आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। वो तीसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मैं सीधा समझा देता हूँ। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी आएगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, ठीक है भाई, ध्यान रखना, हिमांक में अवनमन। उससे पहले क्या पढ़ा, क्वथनांक में उन्नयन। अब देखो अवनमन कह रहा है, अवनमन का मतलब घट जाएगा, अब की बार क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो भाई, वही आपने प्योर सॉल्वेंट ले रखा है, उसमें क्या मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया, क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका मैंने जो हिमांक माना है वो है TF,
ठीक है, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है भाई, क्या है, TF है। और आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, T होगा, क्या होगा, T होगा। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको पता होना चाहिए, पानी है, पानी से आप बर्फ़ बना रहे हो, ठीक है, तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा मैंने मान लिया TF है। अगर आपने पानी में नमक मिला दिया ज़रा सा और फिर अगर आप बर्फ़ बनाओगे तो वो जल्दी बन जाएगा, और भी कम टेम्परेचर पे वो जल्दी से बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। आइसक्रीम ऐसे तो बनाते हैं, ठीक है, पानी में थोड़ा सा नमक मिला देते हैं जिससे जिस टेम्परेचर वो जमता है ना उससे भी कम टेम्परेचर पे वो जम जाएगा, तो मतलब जल्दी जम जाएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो T है, यहाँ पे देखोगे आप TF है, उसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है किससे, T से। ध्यान रखना, TF की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है किससे, T से ज़्यादा है। जो सॉल्यूशन आपको बनेगा उसे सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, मतलब सॉल्यूशन जल्दी से जम जाएगा, ठीक है, किसकी तुलना में, प्योर सॉल्वेंट की तुलना में जल्दी से जम जाएगा। अब आपको चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, डेल्टा TF निकालनी है, तो कैसे करोगे, ज़्यादा में से कम घटाओगे, ज़्यादा कौन है, TF है, TF माइनस T। ध्यान रखना भाई, इसका भी आपको पता होना चाहिए, इसका भी आपको पता होना चाहिए। पीछे वाले में अपन ने T माइनस TB किया था, पीछे वाले में अपने T माइनस TB किया था, यहाँ पे TF माइनस T, बस यही चेंज है, बाकी और भी कुछ भी चेंज इसमें नहीं है। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, वही P0 N/N के ये प्रोपोर्शनल होता है। क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को उठाएंगे, एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे K P0 N/N, N और N की वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा TF इज इक्वल टू K इंटू P0 इंटू WB/MB इंटू MA/WA इंटू MA/WA। अब वही जो पहले से करते आए हैं, KP0 इंटू MA, KP0 इंटू MA, क्या कहोगे इसको, क्या कहोगे, कैपिटल K कह देंगे, ठीक है, लिख दो। इसलिए डेल्टा जो TF है वो किसके इक्वल आएगा, K इंटू WB/MB इंटू 1/WA के ये इक्वल आ जाएगा। हम इसको क्या देते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है भाई, ओके। लेट क्या माना अपन ने, WB/MB मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट हो गए, कितना होगा, 1 मान लिया, ठीक है, और WA इज इक्वल टू क्या मान लिया, 1000 ग्राम, ठीक है। देन क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होगा, K/1000 हो जाएगा, ठीक है, K/1000 हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा, अब की बार KF के इक्वल होगा भाई, ध्यान रखना, किसके इक्वल होगा, KF के ये इक्वल होगा। पीछे में किसके इक्वल हो रहा था, KB के इक्वल हो रहा था, अब की बार किसके इक्वल होगा, ये KF के इक्वल होगा। आपको यहाँ से K की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करोगे, KF इंटू 1000, ठीक है, इक्वेशन 2 कह दो इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मिलाया, क्या आ गया, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या आया, KF इंटू WB/MB इंटू 1000/WA, किसमें, ग्राम में। क्या बन गया आपका, डेल्टा TF का फॉर्मूला बन गया है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, ये M है, ये क्या है, मोलेलिटी है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, M इज इक्वल टू होता है WB/MB इंटू 1000/WA, किसमें, ग्राम में। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका किसका,
हिमांक में अवनमन, जिसको आप कहते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है भाई। के एफ कौन है यहाँ पे, जो के एफ है वो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है। और वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है शायद 1.86 होती है फॉर वाटर के एफ इज इक्वल टू, कन्फर्म कर लेता हूँ मैं एक बार, फॉर वाटर के एफ इज इक्वल टू 1.86। ठीक है भाई। ये लो आपको लर्न करनी है, उसके लिए 0.52 और के एफ की वैल्यू कितनी होती है 1.86 होती है। ओके, तो चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की ओर, जिसका नाम है परासरण दाब। ठीक है भाई। आप ये कर लेना एज इट इज़, वो का वो, कुछ भी चेंज इसमें नहीं है, बस ज़रा सा चेंज है ये वाला। डेल्टा टी एफ कैसे फाइंड करोगे वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो डेल्टा टी एफ आप निकालोगे वो आप निकालोगे टी एफ माइनस टी से निकालना है, ध्यान रखना। पीछे टी माइनस टी भी करते थे, यहाँ पे टी एफ माइनस टी करना है आपको, बस ये देखना है ज़रा सा, यही अंतर है, बाकी को सब कुछ क्या है सेम है। तो मैं चौथी फटाफट आपको समझा देता हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फिर अपन पढ़ते हैं आगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका, चौथी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, परासरण दाब जिसको आप कहते हो। ठीक है भाई, वेरी गुड। क्या होता है परासरण दाब? पहले बताओ परासरण क्या होता है सबसे पहले। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस आपने डिफ्यूजन तो पढ़ रखा होगा, डिफ्यूजन विसरण पढ़ रखा है ना। क्या कहते हो? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का बहना, या फिर गैसों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अगर हम इसी काम को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको आप अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हो, उसके द्वारा करवा लें तो उस प्रोसेस को आप क्या कह दोगे? परासरण उसको आप कह दोगे। ठीक है, आप उसको क्या कह दोगे? परासरण आप कह दोगे। ध्यान रखना। होता क्या है, आपके पास दो सॉल्यूशन है, ये मानो आपके पास दो सॉल्यूशन हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन 1 और यहाँ पे सॉल्यूशन 2। इसकी कंसंट्रेशन है C1, इसकी कंसंट्रेशन है C2, और दोनों के बीच में क्या लगी हुई है? क्या लगी हुई है? SPM, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली जिसको आप कहते हो। मैंने यहाँ पे एक अजम्पशन माना है, अजम्पशन ये माना है कि कंसंट्रेशन ऑफ C1 इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ C2। जो C1 है उसकी सांद्रता ज़्यादा है किससे? C2 से। मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ आपके लिए, सांद्रता ज़्यादा है, सांद्रता ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है बोलो? इसका मतलब विलेय के अणु ज़्यादा हैं, विलेय के अणु क्या हैं? ज़्यादा हैं। यही तो पढ़ा था अपन ने, याद करो। कंसंट्रेट सॉल्यूशन पढ़ा था अपन ने, डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़ा था, कंसंट्रेट सॉल्यूशन पढ़ा था। तो कंपेरेटिवली जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। किस में? जिसकी सांद्रता ज़्यादा होगी। तो अब जो परासरण होता है, ठीक है, जो परासरण होता है वो क्या होता है? देखो, ठीक है, एक तरफ से तो सॉल्यूट जाएगा और इधर से कौन आएगा? सॉल्वेंट आएगा। इसका मतलब क्या? देखो समझो, इधर किसके पार्टिकल्स ज़्यादा हैं? चैम्बर 1 में किसके पार्टिकल्स ज़्यादा हैं? सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। चैम्बर 2 में सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या हैं? कम हैं। ठीक है, अरे इधर विलेय के अणु ज़्यादा हैं, इधर विलेय के अणु क्या हैं? कम है। तो अपन देखो विसरण देखो, पहले तो विसरण देखो। विसरण क्या कहते हो आप? अणुओं का अपनी अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहना,
गैसों का या फिर अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। लेकिन अगर यही काम अर्धपारगम्य झिल्ली SPM द्वारा कर दिया जाए तो उसको क्या कहोगे आप? परासरण कहोगे। ठीक है, आपके पास एक चैम्बर, एक कंटेनर था जिसमें 2 चैम्बर थे, एक में सॉल्यूशन 1 था, दूसरे में सॉल्यूशन 2 था। सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन C1 थी, सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन क्या थी? C2 थी। और मैंने ये माना है कि कंसंट्रेशन ऑफ C1 इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ C2। C1 की सांद्रता C2 से क्या है? ज़्यादा है। अब आपको ये पता होना चाहिए सांद्रता ज़्यादा होने का मतलब उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हैं? ज़्यादा। विलेय के अणु क्या हैं? ज़्यादा हैं। तो इधर पहले से विलेय के अणु क्या थे? ज़्यादा थे। तो दूसरी तरफ विलेय के अणु क्या होंगे? कम होंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि उसकी सांद्रता क्या है? कम है। तो जिधर विलेय के अणु ज़्यादा होंगे उधर से विलेय के अणु किधर जाएंगे? जिधर अणु कम होंगे। तो चैम्बर 2 में विलेय के अणु क्या थे? कम थे। तो इसमें से 1 में से विलेय के अणु किधर जा रहे हैं? 2 में जा रहे हैं। ठीक है, किसके द्वारा जा रहे हैं? ये SPM जो है अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसके द्वारा जा रहे हैं। या फिर देखो, अगर इधर विलेय के अणु ज़्यादा हैं तो किसके अणु कम होंगे? विलेय के अणु क्या होंगे? कम होंगे। तो सीधी सी बात है, इधर किसके अणु ज़्यादा होंगे? विलायक के अणु ज़्यादा होंगे। तो विलायक के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। या फिर विलेय के अणु का अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर, विलेय के अणु का अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ठीक है, ये हो गया परासरण। अब देखो, ये सोल्यूट और सोलवेंट के जो पार्टिकल्स एक फोर्स अप्लाई करते हैं वॉल पे, सोल्यूट और सोलवेंट पार्टिकल जो वॉल पे फोर्स अप्लाई करते हैं, उसी फोर्स को क्या कहते हो आप? प्रेशर कहते हो। और कौन सा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर उसको आप कहते हो। ठीक है भाई, आप कहते हो ना कि वह द्रव स्थितिक दाब जो द्रव की सतह पर लगाया जाता है, वह द्रव स्थितिक दाब जिसके कारण परासरण उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। ठीक है भाई, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, समझ में? ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। तो अब फिर भी आपको नहीं है तो उसका कोई उपाय नहीं है, आप आराम से उसको वीडियो को पॉज करो या फिर बैक करो उसको और देखते रहो आराम से। ठीक है, जो परासरण दाब होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित अपन करते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 टर्म सारी है। एक तो आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा आता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा आता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसको कहा जाता है समपरासारी विलयन, समपरासारी विलयन। इसको कहा जाता है हाइपरटोनिको अति परासारी, अति परासारी विलयन। और इसको क्या कहा जाता है? हाइपोटोनिक को क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक को कहते हैं अल्प परासारी। क्या कहते हो? अल्प परासारी। ठीक है भाई, अल्प परासारी विलयन। देखो समझना भाई क्या है, बस ये टर्मिनोलॉजी है, मैं इसको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको लिखवा नहीं रहा। आपके पास एक कंटेनर है जिसमें 2 डिफरेंट टाइप की क्या भरे हैं? सॉल्यूशन भरे हैं। ठीक है, एक कंटेनर में 2 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन भरे हैं। अगर एक सॉल्यूशन का परासरण दाब दूसरे सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है, अगर एक सॉल्यूशन का परासरण दाब दूसरे सॉल्यूशन से क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? अति परासारी विलयन। दूसरे के सापेक्ष, भाई जिसके सापेक्ष ज़्यादा है ना, उसके सापेक्ष क्या कहा जाता है? अति परासारी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसको कहा जाता है। अगर एक विलयन का परासरण दाब दूसरे से कम है, तो जो कम है ज़्यादा वाले के सापेक्ष क्या कहलाएगा? अल्प परासारी विलयन है। जिसका परासरण दाब कम है, ज़्यादा परासरण दाब वाले विलयन के सापेक्ष क्या कहला जाएगा? अल्प परासारी, हाइपोटोनिक। और अगर दोनों विलयनों का परासरण दाब बराबर हो जाए, अगर दोनों विलयनों का परासरण दाब बराबर हो जाए तो उसको क्या कहोगे? समपरासारी। क्या कहोगे? समपरासारी, आइसोटोनिक। ठीक है भाई, वेरी गुड।
अब पढ़ते हैं अपन परासरण दाब की गणना। क्या पढ़ते हैं? परासरण दाब की गणना, कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे पीछे वाले 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन ने मैथमेटिकल डेरिवेशन किया था, वैसे अपन को इसका भी मैथमेटिकल डेरिवेशन करना है। तो देखो क्या होता है कि जो पाई होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने देखो एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, PV = nRT, पढ़ी है क्या? पढ़ी है, वेरी गुड। ऐसे ही आपको इसको करना है, मॉडिफाई करना है, PV = nRT में मॉडिफाई करना है इसको। वहाँ पे प्रेशर होता था और उसी प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो समझ जाना आप इसको। मैंने क्या किया, PV = nRT, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। आपने क्या किया, इस v को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या आ जाएगा? पाई = n/v/RT। अब आपको पता है जो n/v है वो c होती है, कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, आप लिख सकते हो पाई = CRT, लिख सकते हो क्या? C = क्या है? कंसंट्रेशन। C = क्या है? कंसंट्रेशन। और ये क्या होती है? n/v, मोल पर लीटर। और इसी कंसंट्रेशन को मैं अब कह रहा हूँ मोलेरिटी। इसी कंसंट्रेशन को मैं कौन से कंसंट्रेशन की अपने टर्म्स पढ़ी थी? बहुत सारी 8, 9, 10, 11 टर्म्स पढ़ी थी। ठीक है, तो उन टर्म्स में जो कंसंट्रेशन है उसको मैंने किस में माना है? मोलेरिटी में अपन ने माना है। मोलेरिटी मतलब कैपिटल M अपन ने माना है। तो ये जो फॉर्म है इसका दूसरा जो रूप होगा वह ये वाला होगा, पाई = mRT। ये है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। ये क्या है आपका? मोलेरिटी, मोलरता। ठीक है, ये क्या है आपका? गैस नियतांक, समझ गए? गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। ये आपको क्या है? OP, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये है। अब देखो, मोलरिटी को खोल के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पाई = मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? WB/MB × 1000/V, किस में लोगे? ml में लेना है, × R × T। बस ये लो, ये आपका बन गया परासरण दाब का फॉर्मूला। ठीक भाई, ये आपको बन गया परासरण दाब का फॉर्मूला। कौन क्या है आपको यहाँ पे पता लग गया होगा। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। WB क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट। MB क्या है? मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। VML क्या है? वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर इन केल्विन। उसको क्या कहते हो आप? एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसको आप कहते हो। ठीक है भाई, वेरी गुड। ओके, अब आप हेडिंग डाल दो। जिसका नाम है असामान्य आणविक द्रव्यमान। ठीक है, एक जरा सी चीज़ और देख लो आप, RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। मैं केवल समझ बता देता हूँ आपको। ठीक, रिवर्स ऑस्मोसिस, केवल मैं ज़रा सा बता रहा हूँ। विपरीत परासरण इसको बोलते हैं, विपरीत या व्युत्क्रम परासरण भी इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखो ये क्या होता है। सबके घरों में आजकल RO, कैंट RO होते हैं क्या? होते हैं, वेरी गुड। तो ये वही है, ये क्या है? ये वही है, रिवर्स ऑस्मोसिस RO। अब समझ में आया कि कैंट RO का पूरा नाम क्या होता है। कैंट तो कंपनी है, RO का मतलब क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। जनरली जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है वो क्या होता है? जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं
वो अपनी मोर कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, परासरण में यही तो होता है, सोल्यूट पार्टिकल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है आपको पता है ना, जहाँ पे लवणीय जल पाया जाता है, खारा पानी पाया जाता है, वहाँ पे पानी को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आरओ का उपयोग किया जाता है। तो होता क्या है कि पानी में जो शुद्धियाँ घुली होती है, ठीक है, वो जनरली अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहती रहती है। ठीक है, अब आपको उसको उस चीज़ को रोकना, वो तो हो गया परासरण हो गया, वो तो अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बह रही है, वो तो क्या हो गया, परासरण हो गया। आपको इसको प्रक्रिया को रोकना है और रोक कर इसको उल्टा करना है। तो दो चैम्बर वाला आपने बर्तन ले रखा था, दोनों में प्रेशर क्या था, बराबर था। एक तरफ से सांद्रता अधिक थी विलेय के अणुओं की, दूसरी तरफ क्या थी, कम थी। तो जिधर से अधिक थी उधर से कम की तरफ वो बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, और एक दाब उत्पन्न कर रहा है, जिसको क्या कहते हो, परासरण दाब आप कहते हो। अगर आप इस साइड से आप अगर प्रेशर अप्लाई करते हो, अगर नॉर्मल प्रेशर अप्लाई करोगे तो इधर का प्रेशर और इधर प्रेशर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, पर आपकी परासरण की प्रक्रिया नॉर्मल चलती रहेगी। लेकिन अगर आपने इधर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, इधर आपने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो इधर से इस वाले चैम्बर से जो दूसरे सोल्यूट पार्टिकल या सॉल्वेंट पार्टिकल है वो दूसरे वाले में चले जाएंगे। अब जो आपने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया है उसको कहते हैं परासरण दाब। जो अतिरिक्त दाब आपने लगाया है उसको क्या कहते हो, परासरण दाब। जो पहले वाला दाब था वो तो नॉर्मल दाब था, अब आप अतिरिक्त दाब परासरण की क्रिया के उल्टे करने के लिए जो आप दाब लगा रहे हो उसको कहते हो व्युत्क्रम परासरण, अपन उसको कहते हैं। परासरण की क्रिया को उल्टा करने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब क्या कहलाता है, व्युत्क्रम परासरण कहलाता है। ठीक है, या फिर वह दाब जिस पर परासरण की क्रिया उल्टी हो जाती है, क्या कहते हैं उसको, व्युत्क्रम परासरण उसको कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और व्युत्क्रम परासरण का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, आरओ। जहाँ भी खारा पानी होता है वहाँ पे पानी की शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस का। ठीक है, तो ये परासरण की जस्ट उल्टी क्रिया होती है, वो ध्यान रखना। परासरण की क्रिया को अगर पलट दिया जाता है तो वो क्या होती है, व्युत्क्रम परासरण वो कहलाती है। ये कोलिगेटिव आपकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई है। मैंने केवल इनका ओवरव्यू दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है, न्यूमेरिकल किसी का मैंने आपको नहीं करवाया है, ध्यान रखना भाई। हम चाहें तो न्यूमेरिकल कर सकते हैं, वो भी करेंगे, चिंता मत करो आप फॉर्मूले से एक बार वैल्यू पुट करते रहना, आंसर निकालते रहना। अब अपने जो अगली हेडिंग है वो है असामान्य आणविक द्रव्यमान। इंग्लिश में क्या कहते हो इसको इंग्लिश में कहते हो एबनॉर्मल मोलिकुलर वेट या फिर मोलिकुलर मास। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। ठीक है भाई, समझो इसका मतलब क्या है। आपका जो सॉल्यूशन है, जनरली अपन नॉर्मली भी बात करते हैं, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उनकी वजह से उसके मास के ऊपर कोई ज़्यादा खासा इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर किसी वजह से सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होने लग जाए, सॉलिड पार्टिकल्स का क्या होने लग जाए, एसोसिएशन होने लग जाए, संगुणन होने लग जाए, तो क्या होगा बताओ, जो मॉलिक्यूलर मास आएंगे वो बढ़ जाएंगे। क्या हम जितने एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने क्या किया, आपने मान लो एसिटिक एसिड को पानी में डाला। अब आपको पता है कि जो एसिटिक एसिड होता है वो डाइमराइज होने की कैपेसिटी रखता है, उसमें खुद में देखो एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये होता है क्या, ये आपका एसिटिक एसिड होता है। इसका मोलर मास कितना होता है, 12 24 से 4 28 28 और 16 44 और 16 कितना हो गया, 60। ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एसिटिक एसिड का आणविक द्रव्यमान कितना आएगा, 60 आएगा, लेकिन जब हमने देखा तो 60 तो आया ही नहीं, कितना आया, 120 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ज़रूर ये हुआ होगा
ऐसा कुछ ज़रूर ही हुआ होगा ऐसा कि दो एसिटिक एसिड के अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेबल हो गए, ये डाइमराइज हो गए। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 60 आएगा, आ गया कितना 120। ये क्या हो गया, यहाँ पे इनका एसोसिएशन हो गया। ठीक है, तो एसोसिएशन के फलस्वरूप क्या होगा, अणुओं का जो आणविक द्रव्यमान होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपको डाइमराइज मॉलिक्यूल पहले से मिलेगा, लेकिन जैसे आप उसको किसी विलयन में घोलोगे, उसका जो आणविक द्रव्यमान है वो घट जाएगा। जब आपने इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया तो उसका आणविक द्रव्यमान कम आया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका क्या हो गया, वियोजन हो गया, वो टूट गया। अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, तो क्या होगा, जो आणविक द्रव्यमान होते हैं उनमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसोशिएट हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आणविक द्रव्यमान में कमी आएगी। ठीक है, तो जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे कभी उससे ज़्यादा आता है, कभी उससे कम आ जाता है। इसे वो बोलते हैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। इसे क्या कहते हो, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। किन दो रीजनों की वजह से होता है, किन किन रीजन से, एक होता है एसोसिएशन, दूसरा होता है डिसोसिएशन, संगुणन और वियोजन। इन दो कारणों से बताओ क्या होता है इन दो कारणों से क्या होता है, जो मोलिकुलर मास है उनके मान एबनॉर्मल आते हैं, असामान्य आणविक द्रव्यमान। अब अपनी जो अगली हेडिंग है उसको लास्ट हेडिंग आप समझें इस यूनिट की, वो है वांट ऑफ गुणांक। इम्पोर्टेंट भाई, वांट ऑफ गुणांक, आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वांट ऑफ गुणांक, आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मान होता है प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक। प्रेक्षित अणुसंख्या गुण, प्रेक्षित अणुसंख्या गुण, मैं केवल आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, बटे सैद्धांतिक अणुसंख्या गुण। ठीक है भाई, प्रेक्षित अणुसंख्या गुण बटे सैद्धांतिक अणुसंख्या गुण, बस यही आपको फॉर्मूला याद रखना है। I इज इक्वल टू प्रेक्षित अणुसंख्या गुण बटे सैद्धांतिक अणुसंख्या गुण। फॉर एग्जाम्पल I इज इक्वल टू, आपने पाई प्रेक्षित देखा, पाई प्रेक्षित क्या है, प्रेक्षित परासरण दाब। ठीक है, पाई प्रेक्षित बटे पाई सैद्धांतिक आपने लिख दिया। अब कोई पूछे कि पाई प्रेक्षित का मान बताओ भाई, हमें तो पाई ऑब्जर्व्ड, ये कैलकुलेटेड, ये ऑब्जर्व्ड, ये कैलकुलेटेड। ठीक है भाई, पाई प्रेक्षित का आपने मान निकाला, क्या आएगा, आई गुणा पाई सैद्धांतिक। ये थ्योरेटिकल है नीचे वाला, ऊपर वाला कौन सा है, ऑब्जर्व्ड है। ठीक है, ऊपर वाला ऑब्जर्व्ड, नीचे वाला थ्योरेटिकल। ठीक है भाई, अब देखो आई पाई सैद्धांतिक का मान क्या होता था, पाई बराबर MRT अपने लिखा था क्या, पाई बराबर हमने क्या लिखा था, MRT। तो आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, MRT इज इक्वल टू आई इंटू MRT, सॉरी इसको तो आप पाई प्रेक्षित लिखोगे, पाई प्रेक्षित इज इक्वल टू आई गुणा MRT। ऐसे फॉर्मूले बन जाएंगे। ऐसे ही और देखो, आई इज इक्वल टू डेल्टा TB प्रेक्षित, ठीक है, डेल्टा TB प्रेक्षित बटे डेल्टा TB सैद्धांतिक। आपने क्या किया, डेल्टा TB प्रेक्षित की वैल्यू फाइंड करना चाहिए, तो क्या होगा, आई गुणा डेल्टा TB सैद्धांतिक। अब सैद्धांतिक की वैल्यू अपने पीछे निकाल रखी है, तो रख दो, डेल्टा TB प्रेक्षित बराबर आई गुणा, इसकी वैल्यू क्या आ रही थी डेल्टा TB वाली की, बोलो KB गुणा M क्या है, मोलेलिटी। ठीक है, ये क्या है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्लियोस्कोपिक, स्पेलिंग पे मत जाना भाई, स्कोपिक कांस्टेंट फॉर वाटर
के बी इज इक्वल टू कितना होगा 0.52, ठीक है भाई 0.52। तो ये होता है आपका आई, वांट ऑफ गुणांक क्या होता है आई। कैसे कैलकुलेट करते हो, प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान, सीधा सीधा लिख सकते हो आई इज इक्वल टू प्रेक्षित मान किसी का भी, प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, ओके। तो ऐसे किसी के भी फॉर्मूले, मैंने तो ये 2 ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताएं, आप 70 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जितने भी बनती है सबके बना सकते हो, ठीक है। वेरी गुड, चलो तो फिर अब अपन हेडिंग डालते हैं अपनी सेकंड लास्ट हेडिंग है, उसके बाद हम लास्ट हेडिंग आ रही वांट ऑफ गुणांक की एप्लीकेशन है, ठीक है भाई। वांट ऑफ गुणांक के ही क्या है एप्लीकेशंस है। तो अपनी अगली हेडिंग है वांट ऑफ गुणांक एवं वियोजन की मात्रा। एवं वियोजन की मात्रा। आप लिखोगे वांट ऑफ कोफिशिएंट and